आप अपने बच्चे को सुबह तैयार करते हैं, उसको स्कूल भेजते हैं और सोचते हैं कि वो दोपहर में वापस आ जाएगा, लेकिन वो बच्चा फिर कभी वापस आता ही नहीं, बल्कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और वहां पता चलता है कि अब वो कभी भी वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा। आपको लगेगा कि मैं शायद कोई कहानी बता रही हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई है उस माँ की जिसने अपनी बेटी को खो दिया। दरअसल पूरा मामला है नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल का, जहां हुई घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। दिन था 4 सितंबर का। स्कूल में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन था। 6th क्लास में पढ़ने वाली 10 साल की तनिष्का शर्मा, जो अपनी माँ और पिता की आंखों का तारा थी, स्कूल में वो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती, अचानक बेहोश हो गई। स्कूल स्टाफ ने उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहा, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया कि तनिष्का की मौत ब्रेन हेमरेज के कारण हुई। हालांकि किसी भी बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए, लेकिन स्कूल वालों का कहना था कि खाना खाते समय उसके गले में निवाला फंस गया। क्योंकि तनिष्का को सांस लेने में समस्या हो रही थी, तो स्कूल वालों को यही लगा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने भी तनिष्का के सैंपल भेजे हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी सामने आना बाकी है। तो वहीं तनिष्का की मां तृप्ता शर्मा का वीडियो भी इस दौरान सामने आया, जिसमें उन्होंने स्कूल से कोई जवाब मांगे हैं। और ये जवाब सिर्फ तृप्ता शर्मा के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उन सब माँ बाप के लिए जरूरी है जो एक भरोसे के साथ हर रोज अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और फिर इंतजार करते हैं उनके दोपहर में वापस आने का। तृप्ता शर्मा ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी बेटी को अस्पताल में देखा, लेकिन वो पहले से ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। मुझे अब बस ये जानना है कि आखिरी समय में उसे क्या हुआ। ये कोई बहुत बड़ा या बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है, बल्कि वो माँ जिसने अपनी 10 साल की बेटी को खो दिया, उसके दिल की आवाज है, उसके दिल की तड़प है। इस पूरे मामले में स्कूल पर भी कई कार्रवाई करी गई है। गंभीर सवाल फिलहाल स्कूल पर उठ रहे हैं, और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस की जांच में सामने आया कि स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर थी। कई जगह कैमरे नहीं थे और कई जगह ब्लाइंड स्पॉट्स, यानी कि ऐसे कोने जहां निगरानी मुश्किल थी। इस कारण पुलिस ने स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल और स्टाफ के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। इसके साथ ही स्कूल में भी कई CBSE सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये देखने को मिला। अब इस पूरे मामले में सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि आखिर CBSE की सिक्योरिटी नॉर्म्स स्टूडेंट्स के लिए क्या कहती है। CBSE ने स्पष्ट निर्देश जारी कर रखे हैं कि बच्चों की सुरक्षा स्कूलों की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि स्कूल के सभी प्रवेश द्वार, यानी कि एंट्री गेट, सभी कॉरिडोर्स, क्लासेस, लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन, स्टोर रूम, यहाँ तक कि ग्राउंड्स में भी हाई रेजोल्यूशन ऑडियो विजुअल CCTV कैमरे लगाने अनिवार्य है। यानी कि आपके स्कूल का एक भी ऐसा कोना नहीं होना चाहिए जहां निगरानी ना हो, जहां अगर कल को कुछ हो जाए तो क्या हुआ ये पता ही ना चल सके। रिकॉर्डिंग्स कम से कम 15 दिन तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी दुर्घटना या घटना की जांच में सबूत हो सके, क्या हुआ ये सवाल ना उठे। तो वह स्कूल में आने वाले सभी लोगों का, फिर चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर विजिटर्स हो, उनका पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य है। उनकी एंट्री रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए और सुरक्षा जांच भी की जानी चाहिए। इससे कोई भी अनियंत्रित व्यक्ति, यानी कि बाहर वाला व्यक्ति स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकता। तो वह स्कूल की जो 4 दीवारी है वो मजबूत और ऊंची होनी चाहिए, जिस पर कि कांटेदार तार लगे हो। स्कूल में केवल एक एंट्री गेट होना चाहिए और एक ही एग्जिट गेट होना चाहिए, जिसके सारे रिकॉर्ड्स हो कि कहां से कौन आ रहा है, कहां से कौन जा रहा है, जिससे कि एग्जिट और एंट्री की पूरी निगरानी भी आसानी से रखी जा सके। इन सब के अलावा स्टाफ सतर्क और प्रशिक्षित होना चाहिए। उन्हें मानसिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, संकट प्रबंध, एंटी बुलिंग और एंटी रैगिंग, ये सारी ट्रेनिंग होनी चाहिए। इससे बच्चों की भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। CBSE ये भी कहता है कि हर स्कूल में सुरक्षा समिति होनी चाहिए, जो कि मानसिक सुरक्षा जांच, यानी कि सेफ्टी वॉक करे। स्कूल में सुरक्षा नियम पुस्तिका, यानी कि एक सेफ्टी मैनुअल होनी चाहिए, और इसे हर राज्य सरकार, नगर निगम और परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार अपडेट करते रहना चाहिए। यानी कि एक बार बना के रख दिया वो मामला नहीं, वो हर बार अपडेट होनी चाहिए। अब नोएडा की जो घटना है वो ये घटना बताती है कि सिर्फ नियम लिखना पर्याप्त नहीं है। ये सारे नियम लिखे गए थे, ये सारे नियम CBSE की जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसमें था, सिक्योरिटी नॉर्म्स में था,
लेकिन क्या ये सारी चीजें हर स्कूल में सच थी? खास करके जो नोएडा का स्कूल जहां ये पूरी घटना हुई है, वहां पे तो सबसे बड़ा सवाल ही सीसीटीवी कैमरा का आया है। जो सबसे पहला पॉइंट सीसीटीवी कैमरे की बात की जा रही है, वहीं पे ये सबसे बड़ी गड़बड़ देखने को मिली। और यहीं से ये चीज साफ होती है कि नियम लिख देना काफी नहीं है, बल्कि नियमों का पालन ना होना भी बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। भारत में अक्सर हर चीज में विदेश से एक तुलना करके देखा जाता है, और खासकर एजुकेशन के मामले में। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उनसे तो यही लगता है कि भारत सिर्फ फीस के मामले में ही विदेशों तक पहुंच पाया है, सुरक्षा और व्यवस्था में नहीं, और खासकर निजी स्कूलों में। अगर बात करें भारत के निजी स्कूलों के फीस की, तो भारत में प्राइवेट स्कूलों की फीस लगभग बढ़ती जा रही है। केवल ट्यूशन फीस ही नहीं, बल्कि किताबें, स्टेशनरी, लैब टेक्नोलॉजी, परिवहन, खेल किट, ये तमाम वो चीजें और सुविधाएं हैं जिनका खर्च पेरेंट्स की जेब पर भारी पड़ रहा है। सालाना कुल राशि कई गुना बढ़ चुकी है। हालांकि इनका बढ़ना बड़ी समस्या नहीं है। अगर एग्जाम्पल में फिलहाल फीस की बात करें, तो दिल्ली या फिर दिल्ली एनसीआर के कई बड़े स्कूलों में जो एंट्री फीस है या एडमिशन फीस है वो 25,000 रुपए से ज्यादा है। सालाना ट्यूशन फीस लाखों से ज्यादा है। हालांकि सिर्फ नॉर्मल स्कूल की बात है। अगर बोर्डिंग स्कूल, जिसको काफी पेरेंट्स प्रेफरेंस देते हैं, और वहां तो माँ बाप लगातार अपने बच्चे से मिल भी नहीं पाते, तो बोर्डिंग स्कूल में भी सालाना 6 लाख से ज्यादा फीस है। 6 लाख से 12 लाख के बीच में कई मार्जिन देखे जाते हैं। सरकारी स्कूल पे अगर बात करें तो 20,000 या उससे कम फीस है, यानी कि एक डिफरेंस सरकारी और निजी स्कूल के फीस स्ट्रक्चर में साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ बेहतर एजुकेशन मिलेगी ये भी कहा जाता है, लेकिन इससे एक चीज तो स्पष्ट होती है कि भारी फीस वाले स्कूलों में सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों का उच्च स्तर होना चाहिए। अगर इतनी फीस ली जा रही है तो फिर वो सिक्योरिटी और वो कंफर्मेशन भी पेरेंट्स को मिलना चाहिए। ये गंभीर सवाल उठता है कि अगर स्कूल इतने भारी शुल्क ले रहे हैं, इतनी महंगी फीस ले रहे हैं, तो क्या उन्होंने सीसीटीवी, स्टाफ, मेडिकल किट और मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई भी सिचुएशन तैयार किया? इन सुरक्षा ऑडिट में निवेश किया? अगर नहीं, तो ये बच्चों की जान के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, ये कोई स्कूल क्यों नहीं सोच रहा? तो वहीं अगर बात करें विदेशों की, जहां से कंपैरिजन होता है, तो विदेशों के स्कूल की तो अंतर्राष्ट्रीय स्कूल को सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं, यानी कि बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनकी ग्रोथ हर स्कूल की सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा, जो हमारे सीबीएसई में भी लिखा है, बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम होना चाहिए, 24/7 मेडिकल स्टाफ और इमरजेंसी रूम, नियमित डील्स यानी कि ड्रिल्स होते रहने चाहिए, जैसे कि आग, भूकंप या लॉकडाउन के लिए बच्चों को तैयार रखना चाहिए। साइबर सुरक्षा की नीतियां बताते रहना चाहिए, इंटरनेट का कैसे उपयोग करना है, डेटा सुरक्षा क्या है, काउंसलिंग कैसे होती है, एंटी बुलिंग तो कोई नहीं है, या फिर बच्चों को स्ट्रेस तो नहीं है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी विदेश के स्कूलों में एक बड़ा रूल माना गया है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जो विदेश के स्कूलों के नियम है और जो सीबीएसई के नियम है वो काफी मिलते जुलते हैं। सीबीएसई नियमों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में सुरक्षा प्रणाली ज्यादा विस्तृत, नियमित और तकनीकी रूप से सक्षम होती है। भारत में कई स्कूल केवल लिखित नियमों तक सीमित है, लिख लिए गए हैं लेकिन फॉलो नहीं हो रहे। तो वही अगर इस पूरी घटना की बात करें तो ये ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत में इस तरह की लापरवाही वाले मामले सामने आए हो, खास तौर से स्कूलों की तरफ से। इससे पहले भी भारत के हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बच्चों की सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों की कमी बच्चों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। इसी साल जनवरी में जब अहमदाबाद में 8 साल की बच्ची जो कि 3rd क्लास में पढ़ती थी, स्कूल पहुंचने के बाद सीढ़ियों पर चलते समय अचानक सीने में दर्द हुआ। स्कूल स्टाफ ने प्राथमिक उपचार दिया, पर एम्बुलेंस देर से पहुंची। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, क्योंकि स्कूल के पास कोई इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ नहीं था। इसके बाद तमिलनाडु में जहां 12 साल की छात्रा पीई क्लास के दौरान बेहोश हो गई। दरअसल उसी दिन डीवॉर्मिंग डे था, जिसके दौरान बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा दी गई थी। 2 अन्य छात्रों ने भी चक्कर की शिकायत दर्ज करवाई थी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हुआ था। लेकिन जब बच्ची की डेथ हो गई, उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें ये दावा किया गया था कि दवा का संभावित प्रतिकूल प्रभाव की वजह से बच्ची ने अपनी जान खो दी। इन सब मामलों में एक पैटर्न देखने को मिला होगा आपको कि प्राथमिकता चिकित्सा की कमी थी, प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ का अभाव था, आपातकालीन योजना यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन, और तभी की तभी एक डिसीजन मेकिंग और स्कूल की तरफ से जल्द बच्चे के लिए काम करना। सुरक्षा नियमों का पालन सिर्फ नाम मात्र का था
और ये सारी चीजें स्पष्ट करती है कि केवल नियम या फिर सुरक्षा की बातें करना पर्याप्त नहीं है। बच्चों की सुरक्षा के लिए व्यवहारिक और नियमित उपाय जरूरी है। भारत में स्कूल सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रह गए हैं। नोएडा, अहमदाबाद, तमिलनाडु और झारखंड के ये सारे केसेस दिखाते हैं कि केवल नियमों की मौजूदगी से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है। तो अब सवाल उठता है कि अगर स्कूल भारी फीस ले रहे हैं तो क्या उन्होंने टेक्नोलॉजी और निगरानी पर पर्याप्त निवेश किया है? क्या सिर्फ वो फीस लेके अपने लॉकर्स में भरी जा रही है? उस फीस के बदले उनको बच्चों को जो एजुकेशन देनी है, जो सेफ्टी देनी है, जो सिक्योरिटी देनी है, वो बच्चों को दी जा रही है? भारत में कई स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा और मेडिकल किट मौजूद ही नहीं है। तो क्या ये स्वीकार्य है कि बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल प्रशासन केवल नियमों की दिखावट कर रहा है? सीबीएसई के नियमों में स्टाफ के सतर्क रहने और ट्रेनिंग लेने की बात है। झारखंड केस में हमने देखा कि किस तरीके से हॉस्टल वार्डन ने बीमार छात्रा को अस्पताल नहीं भेजा। अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में स्टाफ को मानसिक स्वास्थ्य, एंटी बुलिंग, इमरजेंसी सिचुएशन, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या भारतीय निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो लाखों की फीस ले रहे हैं, क्या समान स्तर की ट्रेनिंग कराते हैं, अपने टीचर्स को इतना काबिल बना रहे हैं? इसलिए अब जरूरी है कि इन गंभीर मामलों से सीख लेकर स्कूल सुरक्षा को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में सुरक्षा न केवल नियमों का पालन है, बल्कि सक्रिय निगरानी, तकनीकी निवेश, मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा भी शामिल होनी चाहिए। भारत में निजी स्कूलों को भारी फीस लेने के बाद ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो इसी स्तर की सुरक्षा और तैयारियां लागू करे। केवल कागजों और नियमों पर काम नहीं करा जाए, सिर्फ लिखा है ये चीज ना दिखाई जाए, बल्कि वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निवेश और निगरानी सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के समय में बच्चों की सुरक्षा केवल प्राथमिकता नहीं, बल्कि जीवन और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। नोएडा, अहमदाबाद या फिर झारखंड के केसेस हमें ये साफ संदेश देते हैं कि नियमों का नाम मात्र पालन और दिखावा पर्याप्त नहीं हो सकता। भारी फीस लेने वाले निजी स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि आप सारी चीजें बच्चों को मिले, और फिर चाहे वो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी क्यों ना हो। मेडिकल की अगर बात करी जा रही है तो मेडिकल सिचुएशन, किसी भी मेडिकल सिचुएशन से निपटने के लिए एक टीम स्कूलों में हो, ताकि बच्चों के जीवन को बचाया जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके, और वो जो माँ बाप इंतजार कर रहे हैं उनके बच्चे का वापस घर आने का, वो बच्चा सुरक्षित अपने घर लौट सके।